हेलो टू एवरीवन, दिस इज सुजीत सिंह। और ये जो वीडियो लेक्चर सीरीज चल रही थी बच्चे बायोमोलिक्यूल्स के ऊपर, ये ऑलमोस्ट पूरा चैप्टर ख़त्म हो चुका है और ये इस सीरीज़ का लास्ट वीडियो है और ये 11th वीडियो है बच्चे। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को हिट कीजिएगा ताकि सारी नोटिफिकेशन और अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिले। आपको बहुत हेल्प करेगा बच्चे ये वीडियो लेक्चर्स। आप एक बार एटलीस्ट इस वीडियो लेक्चर्स को देखो और उसके बाद अपनी बुक को ज़रूर रीड करो। एटलीस्ट एक बार तो आप अपनी बुक को रीड करो ही करो। तो चलो, साथ में आप मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे भी फॉलो कर सकते हैं, यहाँ पर भी आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस दी जाती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है ना बच्चे, टॉपिक है एंजाइम का नॉमेनक्लेचर, या आप बोल सकते हैं क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम। तो यहाँ पर अगर हम बात करें क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम, तो देखो हमने अंडरस्टैंड किया था बच्चे कि जो एंजाइम है वो कैटालिसिस की प्रोसेस को परफॉर्म करता है, मींस किसी भी केमिकल रिएक्शंस को परफॉर्म करने में हेल्प करता है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं बच्चे तो बहुत सारे एंजाइम्स हैं। आज के डेट में बहुत सारे एंजाइम्स को डिस्कवर्ड किया गया है और बेसिकली इन एंजाइम्स को आइसोलेट करके इनके एंजाइमेटिक फंक्शंस को भी स्टडी किया गया है। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि एंजाइम का जो क्लासिफिकेशन है, एंजाइम का जो क्लासिफिकेशन है वो जनरली हम 6 टाइप के क्लासिफिकेशन को अंडरस्टैंड करते हैं। तो अगर मैं बोलूं कि एंजाइम का जो क्लासिफिकेशन है बच्चे वो 6 क्लासेस में एंजाइम का क्या किया गया है, क्लासिफिकेशन किया गया है। ठीक है, अब फर्दर हर एक क्लास का अप्रोक्सीमेटली 4 to 13 सब क्लासेस है। ठीक है, तो आप यहां पे मेंशन कर सकते हैं ईच क्लास हैव 4 to 13 सब क्लासेस। ठीक है बच्चे, तो बेसिकली एंजाइम को 6 क्लास में डिवाइड किया गया है और हर क्लास के सब क्लासेस भी प्रेजेंट हैं। तो इनको बहुत हम डिटेल्स में बाद में किसी चैप्टर में देखेंगे। अभी क्लास 11th के स्टैंडर्ड के हिसाब से बच्चे आप क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम के जो 6 मेजर क्लास हैं आप उनको अंडरस्टैंड करिए। तो बेसिकली अगर हम 6 क्लास को देखें तो यहाँ पर जो फर्स्ट क्लास है बच्चे, मीन्स फर्स्ट एंजाइम का जो क्लासिफिकेशन किया गया है उसको बोलते हैं ऑक्सीडो रिडक्टेज। क्या बोलते हैं? ऑक्सीडो रिडक्टेज, या इसी क्लास को हम बोल देते हैं डिहाइड्रोजिनेज। डिहाइड्रोजिनेज। ठीक है, सेकंड क्लास जो है बच्चे उसको हम बोलते हैं ट्रांसफरेज। थर्ड जो क्लास है बच्चे इसको हम बोलते हैं हाइड्रोलेजेस। फोर्थ जो क्लास है बच्चे इसको हम बोलते हैं लाइसेजेस। फिफ्थ जो क्लास है बच्चे इसको हम बोलते हैं आइसोमेरेज। एंड सिक्स क्लास जो है बच्चे इसको हम बोलते हैं लाइगेसेस। बात क्लियर है? अब बेसिकली अगर हम एंजाइम के क्लासिफिकेशन को देखें तो यही 6 मेजर क्लासेस हैं और इनकी फर्दर सब क्लासेस में भी डिवीज़न हुआ है। तो इन चीज़ों को आप याद रखिएगा बच्चे कि एंजाइम का जो क्लासिफिकेशन है 6 मेजर टाइप में किया गया है। ठीक है, अब चलो इसी को हम वन स्टेप बाय स्टेप थोड़ी बहुत इनकी रिएक्शंस के बारे में पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर जो फर्स्ट क्लास है जिसको हमने बोला ऑक्सीडो रिडक्टेज, या हमने इसी को क्या बोला बच्चे, इसका दूसरा नाम क्या है, डिहाइड्रोजिनेसिस। ठीक है, अब देखो होता क्या है कि अगर हम बात करें ऑक्सीडो रिडक्टेज
तो आपको एक चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है, तभी आप इस एंजाइम को आप अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि किस तरीके से काम करता है। तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा बच्चे आप सभी कि ऑक्सीडेशन का मतलब ये होता है बच्चे कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और रिडक्शन का मतलब ये होता है बच्चे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। मीन्स अगर इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है तो उस केमिकल रिएक्शंस को हम बोल सकते हैं कि ये एक तरह की ऑक्सीडेशन टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस है। अब यहीं पर एक टर्म और आता है बच्चे, इस चीज़ को भी आप ध्यान रखना कि अगर हम बात करें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो यहाँ पर जो टर्म आता है एक है बच्चे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर को बोलते हैं, एजेंट की बात हो रही है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, और अगर यहीं पर बात की जाए बच्चे रिड्यूसिंग एजेंट, तो यहां पर हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन डोनर की, ठीक है। तो यहां पर एक बात समझ में आया कि इलेक्ट्रॉन डोनर और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर एजेंट के रिस्पेक्ट में बात की जा रही है, ठीक है। तो सपोज अगर हम बात करते हैं कि कोई ए सबस्ट्रेट है और इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, प्लस कोई बी सबस्ट्रेट है, इसका क्या हो रहा है बच्चे, तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, और फाइनली जब ऑक्सीडो रिडक्टेज और डीहाइड्रोजनेज नाम का जब एंजाइम लगेगा तो फाइनली क्या हो जाएगा, इसे इस फॉर्म में ये केमिकल रिएक्शंस को क्या कर देगा, चेंज कर देगा, ठीक है बच्चे। तो देखो यहां पर कौन सा एंजाइम लगा, डीहाइड्रोजिनेज। बात क्लियर है। ये क्या हुआ, रिड्यूस्ड हो गया, ये क्या हुआ बच्चे, रिड्यूस हो गया, और ये क्या हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया, मींस रिड्यूस हो गया, और ये क्या हो गया, ऑक्सीडाइज्ड हो गया। बात क्लियर है। तो ये केमिकल रिएक्शंस किसके थ्रू मीडिएट हो रही है, तो ऑक्सीडो रिडक्टेज या डीहाइड्रोजिनेज। बात क्लियर है बच्चे। अब देखो अगर हम इसी चीज़ को सेकेंड पार्ट को, हमने फर्स्ट पार्ट में देखा बच्चे कि पहला जो क्लासिफिकेशन किया गया ऑक्सीडो रिडक्टेज या डीहाइड्रोजिनेज, दूसरे पार्ट को हम बोलते हैं बच्चे, ट्रांसफरेजेस, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि दूसरा जो टाइप है उसे हम क्या बोल रहे हैं, ट्रांसफरेजेस। बात क्लियर है यहाँ पर। अब देखो बेसिकली अगर आप बात करते हो कि ट्रांसफरेजेस क्या है, तो ये आप इसको इस तरीके से समझ सकते हो कि एंजाइम catalyzing a transfer of a ग्रुप, और इस ग्रुप को हमने G अल्फाबेट से रिप्रेजेंट किया, और ये ट्रांसफर ऑफ ग्रुप अदर देन हाइड्रोजन नहीं हो सकता है, अदर देन हाइड्रोजन बिटवीन a pair of सबस्ट्रेट, और यहां पर हमने सबस्ट्रेट, एक सबस्ट्रेट लिया S और दूसरा सबस्ट्रेट लिया S डैश। बात क्लियर है। अब देखो अगर इसी चीज को केमिकल रिएक्शंस के फॉर्म में अंडरस्टैंड करो तो एक आपका क्या है, सबस्ट्रेट है, और इस सबस्ट्रेट के साथ क्या प्रेजेंट है, एक ग्रुप प्रेजेंट है, और यहाँ पर दूसरा सबस्ट्रेट क्या है, एस डैश है। तो जब ट्रांसफरेज नाम का एंजाइम की हेल्प से ये रिएक्शंस कैटलाइज होंगी तो आपका ग्रुप का क्या हो रहा है, ट्रांसफ़र हो रहा है, और अब ये जो रिएक्शन जो है वो इस फॉर्म में आपको दिखेगी। बात क्लियर है। तो यहाँ पर कौन सा एंजाइम,
फ्रेजेस। बात क्लियर है? अब देखो बेसिकली अगर हम बात करें थर्ड केस की, तो थर्ड केस जो क्लासिफिकेशन किया गया है उसे हम बोलते हैं हाइड्रोलाइसिस। अब यहाँ पर अगर आप बात करते हो बच्चे कि हाइड्रोलाइसिस क्या करते हैं, तो हाइड्रोलाइसिस जो है वो हाइड्रोलाइसिस की प्रोसेस को परफॉर्म करेंगे। किसको परफॉर्म करेंगे? हाइड्रोलाइसिस के। हाइड्रोलाइसिस एंजाइम क्या परफॉर्म करेंगे? तो एंजाइम कैटेलाइजिंग हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर ग्रुप, ईथर ग्रुप, पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड फॉर्मेशन, या आप बोल सकते हैं कार्बन कार्बन के बीच में या कार्बन हैलाइड के बीच में। ठीक है, तो यहाँ पर आप समझ पा रहे हो। तो बेसिकली अगर इसको हम रिएक्शन के फॉर्म में देखें तो अगर कोई सबस्ट्रेट है A और B, इसके साथ क्या प्रेजेंट है? H2O, तो फाइनली होगा क्या कि यहाँ पर वाटर का क्या हो जा रहा है? ब्रेक डाउन हो जा रहा है। तो ब्रेक डाउन होने का मतलब ये है बच्चे कि यहाँ पर ये रिएक्शंस कुछ इस तरीके से कैटेलाइज होंगी, और यहाँ पर जो एंजाइम है वो एंजाइम कौन सा है बच्चे? तो हाइड्रोलाइसिस। क्लियर है? अब देखो केस थर्ड जो था, थर्ड जो क्लासिफिकेशन किया गया है एंजाइम का, हमने हाइड्रोलाइसिस को पढ़ लिया। फोर्थ जो है पार्ट बच्चे, इसको हम बोलते हैं लाइसिस। अब अगर मैं बोलूं कि जो लाइसेज एंजाइम है ये बेसिकली क्या करता है, तो लाइसेज एंजाइम जो है वो कैटेलाइज करता है, किसी ग्रुप को क्या करता है? रिमूव करता है। अब इसको अगर हम अंडरस्टैंड करें तो हम बोल सकते हैं कि लाइसेज एंजाइम जो हैं दैट कैटेलाइज removal of group from substrate by mechanism other than hydrolysis, leaving the double bond। ये बात क्लियर है? अब बेसिकली अगर आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड करो किसी केमिकल रिएक्शंस की हेल्प से, तो आपको ये समझ में आएगा। सपोज कार्बन कार्बन और यहाँ पर क्या होंगे? X एंड Y। तो ये क्या है बच्चे? X एंड Y एक तरह के सबस्ट्रेट हैं। ठीक है, अब अगर यहाँ पर रिएक्शंस कैटेलाइज होंगी तो X Y का फॉर्म जो है हाइड्रोलाइसिस होगा, रिमूवल ऑफ ग्रुप होगा, और रिमूवल ऑफ ग्रुप होने के बाद कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। तो ये क्या हो रहा है बच्चा? लीविंग द डबल बॉन्ड। तो इस तरह की जो केमिकल रिएक्शंस है किसके थ्रू परफॉर्म हो रही हैं? तो एंजाइम जो है लाइसिस। ठीक है, बात क्लियर है? यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन? तो बेसिकली यहाँ पर जो एंजाइम है वो है लाइसिस। क्लियर है? फिफ्थ जो केस है बच्चे, फिफ्थ जो केस है वो उसको हम बोलते हैं आइसोमेरेज। तो आइसोमेरेज जो है, अगर उसके फंक्शन को आप देखो तो बेसिकली आइसोमेरेज जो है ये ऑप्टिकल जियोमेट्रिक को क्या कर देता है? इंटर कन्वर्ज कर देता है। ठीक है, ये आप कह सकते हो पोजिशनल आइसोमर्स फॉर्म कर देता है। तो अगर आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड करोगे तो आइसोमेरेज को आप डिफाइन कर सकते हो, इंक्लूड ऑल एंजाइम कैटेलाइजिंग इंटर
conversion of optical geometric or positional आइसोमर्स। ठीक है, अब सपोज जैसे कि कोई ए और बी सबस्ट्रेट है, तो जब इसको एंजाइम कैटालाइज करेगा तो ये बेसिकली क्या बना देगा, ऑप्टिकल जियोमेट्रिक, मतलब यहाँ पर सबस्ट्रेट के पोजीशन को क्या कर दिया जा रहा है, चेंज कर दिया जाता है। तो सपोज आपका एक केमिकल रिएक्शन है जो किसके थ्रू मीडिएट हो रहा है, तो आइसोमेरेज नाम के एंजाइम से क्या हो रहा है, आपका इंटर कन्वर्ज हो रहा है। ठीक है बच्चे, अब देखो अगर हम बात करते हैं जो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं 6th केस जो है बच्चे, उसे हम बोलते हैं लाइगेजेस। ठीक है, अब लाइगेज क्या करता है, तो इसका बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस एंजाइम का बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिकली ये क्या करता है कि बॉन्ड्स को क्या करता है, लिंक करता है। ठीक है, दो कंपाउंड को लिंक करने में हेल्प करता है। तो आप इसको अंडरस्टैंड कर सकते हो बच्चे कि लाइगेज एंजाइम catalyzing द लिंकिंग मीन्स दो कंपाउंड को लिंक्ड कर रहा है, लिंकिंग टूगेदर ऑफ टू कंपाउंड। ठीक है, तो जैसे कि अगर हम बात करें कि डीएनए को लाइगेज करना है, तो यहाँ पर ये बेसिकली क्या करता है, दो कंपाउंड को लिंक कर देता है। ठीक है, तो अगर इसके एग्जाम्पल की हम बात करें तो कार्बन ऑक्सीजन को लिंक कर देगा। ठीक है, कुछ यहाँ पर हमने एग्जाम्पल्स की बात किया, तो ये बेसिकली क्या है, दो डिफरेंट कंपाउंड्स को क्या कर रहा है, लिंक कर दे रहा है। ठीक है, तो ये क्या है बच्चे, एग्जाम्पल है। जैसे सपोज अगर मैं बात करूं कि कोई आपके सामने सबस्ट्रेट है A प्लस बी, साथ में क्या यूज़ करेगा, ATP को यूज़ करेगा एनर्जी, क्योंकि ये बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है। तो यहाँ पर A और B जो है वो फाइनली बाइंड हो जाएगा और ATP कन्वर्ट हो जाएगा ADP में। एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट ये एक तरह का क्या है, एनर्जी है, और एनर्जी जो है इस एंजाइम ने क्या किया, इस एंजाइम ने एनर्जी का यूज़ करके यहाँ पर क्या बना दिया, बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लिया। ये बात क्लियर है। तो यहाँ पर A और B दो डिफरेंट कंपाउंड को लाइगेज नाम का एंजाइम ने क्या किया बच्चे, इसे कनेक्ट कर दिया, इसे लिंक कर दिया। दैट्स वाई वी कॉल्ड एज लिंकिंग टुगेदर ऑफ टू कंपाउंड। बात क्लियर है। अब देखो अगर हम इसी चीज़ को अंडरस्टैंड करें तो एंजाइम का जो क्लासिफिकेशन है वो ऑक्सीडोरिडक्टेज जो हमने पढ़ा, ट्रांसफेरेजेस, हाइड्रोलाइजेस, लाइसेजेस, आइसोमेरेज, लाइगेज एंड ट्रांसलोकेजेस। ठीक है, ट्रांसलोकेशन का मतलब होता है ग्रुप को इंटरचेंज कर देना। ठीक है बच्चे, अब देखो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं अगले टॉपिक की, तो अगला टॉपिक जो है बच्चे वो है बेसिकली को फैक्टर। तो को फैक्टर को अंडरस्टैंड करने के लिए आप इन चीज़ों को समझ सकते हैं कि को फैक्टर एक तरह का क्या होता है बच्चे, कोई मुझे बताएगा कमेंट करके। तो को फैक्टर एक तरह के नॉन प्रोटीन कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं। इट इज़ अ, आप कह सकते हैं इट इज़ अ नॉन प्रोटीन कंस्टिट्यूएंट्स। ठीक है, मीन्स ये प्रोटीनेशियस नेचर के नहीं होते हैं। अगर मैं बात करूं यहाँ पर सिंपली, कि एंजाइम्स को अगर हमने डिवाइड किया और हमने ये बोला बच्चे कि कुछ हैं सिंपल एंजाइम और कुछ हैं कंजुगेटेड फॉर्म के एंजाइम। ठीक है, तो कॉन्जुगेटेड एंजाइम, तो देखो दोनों में डिफरेंस ये है बच्चे
कि जो सिंपल एंजाइम है ना वो सिंपली मेड होते हैं अमाइनो एसिड से, सिंपली मेड अप फ्रॉम अमाइनो एसिड। और कंजुगेटेड एंजाइम जो होते हैं ना बच्चे, ये अमाइनो एसिड प्लस नॉन प्रोटीन कॉन्स्टिट्यूएंट से मिलकर के बने होते हैं, ठीक है। तो नॉन प्रोटीन ग्रुप भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब यही ग्रुप क्या है, एक तरह का, दिस इज कॉल्ड एज को फैक्टर। तो आप समझ सकते हो कि जो ये को फैक्टर है ये अमाइनो एसिड से मिलकर के नहीं बने होते हैं, इसीलिए हम इसको बोलते हैं नॉन प्रोटीन कॉन्स्टिट्यूएंट्स, ठीक है। अब देखो इस चीज़ को अगर आप एग्जाम्पल्स के थ्रू अंडरस्टैंड करोगे तो अगर आप देखो यहाँ पर तो ये एक इनएक्टिव प्रोटीन है, ठीक है। लेकिन जैसे ही इससे एक को फैक्टर बाइंड कर गया तो यहाँ पर क्या होगा, कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस हो जाएंगे। और स्ट्रक्चरल चेंजेस होने की वजह से देखिए यहाँ पर इनएक्टिव प्रोटीन है, ये को फैक्टर बाइंड किया, कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस हुए और इस को फैक्टर में क्या अपीयर हुआ, बाइंडिंग साइट। बाइंडिंग साइट किसके लिए, फॉर सबस्ट्रेट के लिए, ठीक है। अब जब सबस्ट्रेट बाइंड हो जाएगा तो फाइनली, क्योंकि इनएक्टिव प्रोटीन अब किसकी फॉर्म बिहेव कर रही है, एक्टिव प्रोटीन में। और एक्टिव प्रोटीन में एक एक्टिव बाइंडिंग साइट्स होते हैं जहां पर सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल आकर के बाइंड होते हैं और फाइनली क्या बना देंगे, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेंगे। बात क्लियर है यहाँ पर। तो को फैक्टर एक तरह के नॉन प्रोटीनिशियस कॉन्स्टिट्यूएंट हैं, मीन्स उनमें प्रोटीन्स नहीं होते हैं, उनमें अमाइनो एसिड्स नहीं होते हैं, ठीक है। वो एक तरह के को फैक्टर हैं। अब को फैक्टर को अगर मैं बोलूँ यहाँ पर तो आप को फैक्टर का एग्जाम्पल्स अगर देखो तो को फैक्टर का एग्जाम्पल्स मुझे कोई कमेंट करके बताएगा तो बहुत सारे विटामिन जो होते हैं ना बच्चे, विटामिन्स वो किसकी तरह काम करते हैं, को फैक्टर की तरह काम करते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें NAD की, NAD क्या है एक तरह का, तो एक तरह का क्या है बच्चे, तो को फैक्टर है, ठीक है। जो रिक्वायरमेंट होता है बच्चे NADP के फॉर्मेशंस में, तो NAD हो गया, FAD हो गया, ये सभी क्या है, को फैक्टर है। बात क्लियर है। तो बहुत सारे विटामिन्स NAD और FAD जो है को फैक्टर की तरह काम करते हैं। तो इस डायग्राम की हेल्प से आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं इनएक्टिव प्रोटीन पर जब को फैक्टर आके बाइंड करेगा कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस होंगे और उस स्ट्रक्चरल चेंजेस में एक स्पेसिफिक बाइंडिंग साइट होंगी जहां पर सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल आके बाइंड करेंगे और फाइनली क्या फॉर्म करेंगे, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेंगे। बात क्लियर है। तो बच्चे ये बायोमॉलिक्यूल जो चैप्टर है ये पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। मैं सभी को बोलूँगा कि एटलीस्ट वीडियोज़ देखने के बाद, इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ को देखने के बाद अपनी बुक्स को ज़रूर से रीड करो। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके बेसिक्स कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए, और इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आप बहुत सारे चैप्टर्स को रिलेट कर सकते हो कि किस तरीके से प्रोसेस है और किस तरीके से पाथवे चलती हैं, ठीक है। तो अगर आप मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड सर्कल्स में इस चैनल के लिंक को शेयर करो, साथ में मुझे कमेंट करके भी बताओ कि आप अगला चैप्टर कौन सा पढ़ना चाहते हो। थैंक यू वेरी मच टू ऑल माय लवली ऑडियंस।